हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो के अंदर जो है कॉल ऑप्शंस के बारे में लेमैन लैंग्वेज में समझा होगा कि क्या होती हैं कॉल ऑप्शंस। अभी मैं कॉल ऑप्शंस के बारे में आपके साथ और चर्चा करने जा रहा हूँ। और सबसे खास बात ये कि देखिएगा, कॉल ऑप्शंस हों या पुट ऑप्शंस हों, इनके बारे में तब तक आपको काम नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको पूरी नॉलेज ना हो। तो मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। क्या रिस्क है, किस तरीके की स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, तो देखिएगा उसमें ना काफ़ी समय लगने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है आज समझें और जो है कल ट्रेड करने चले जाएं। तो प्लीज़ पहले सारी चीज़ें समझिएगा, क्योंकि ये जो मार्केट है ये काफ़ी रिस्की है। और ज़्यादातर जो है इसके अंदर जो दो तरीके के ट्रेड्स जो है लोग लेते हैं, एक स्पेकुलेशन वाले और एक हेजिंग वाले, और एक तीसरे तरीके से जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर हजारों तरीके की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो होती हैं। जब आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे तो मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी चीज़ें रोज़ जो है आपको समझाने की कोशिश जो है करूँगा। रोज़ मतलब जब भी वीडियोस जब मैं आपके साथ अपलोड करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस पे 1 से 2 वीडियो आपको मैं जो है शेयर करता रहूँ। तो धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ सीखेंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि आप जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निकलिटी में ना जाकर एक आम बोलचाल की भाषा में समझो, और फिर जो आप उसको पढ़ें तो आप टेक्निकल भी समझ जाएं। और अगर आपका पहले से ही जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है तो आप पहले से बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है जानते हो। तो कुल मिलाकर जो है कॉल ऑप्शंस के बारे में हमने जो चर्चा की थी पहली वीडियो में, अब उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, उस सेगमेंट के अंदर मैंने आपके साथ बात की थी कि कॉल ऑप्शंस एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट समझते के साथ आप समझ लीजिएगा कि वो किसी असेट्स के बदलने की वजह से आपके प्रॉफिट या लॉस की बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑप्शंस हैं वो वास्तव में जो है कैटेगराइज होती हैं दो तरीके से, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। तो मैं देखिएगा अभी कॉल ऑप्शंस की ही बात आपके साथ कर रहा हूँ, और कॉल ऑप्शंस के अंदर जो बायर के एंगल से ही मैंने आपके साथ बात करनी है। तो जो कॉल ऑप्शंस के अंदर जो बायर वाला जो एंगल है वो हमने आपके साथ चर्चा में रखना है। तो कॉल ऑप्शंस में जो बायर वाला एंगल है वो क्या है? बायर का मतलब है कि जो भी कॉल ऑप्शंस खरीदता है वो उसका एक सीधा सा मतलब है कि वो बुलिश जो है स्टांस लेता है, यानी कि वो उसके अंदर तेजी जो है सोचता है एक निर्धारित समय के अंदर। और कहाँ तक वो तेजी समझता है वो उसकी स्ट्राइक प्राइस पर निर्भर करती है, यानी कि मैंने आपको जो बात की थी कि अंडरलाइंग प्राइस के ऊपर। और जो ऑप्शन का सेलर है, यानी कि कॉल का जो सेलर है, वो जनरली सेल कब करता है? सेल जब करता है कि जो असेट्स उसके पास जब खुद होती है तो उसको वो असेट्स जो है सेल करने का राइट बनता है, क्योंकि वो उसके पास है। अगर वो उसके पास नहीं है और वो सेल कर देता तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये जो है हम जो है आगे की वीडियो में जो है सीखेंगे। बट मैं अभी कॉल ऑप्शंस के बायर के एंगल से ही बात आपके साथ कर रहा हूँ। कौन से लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, कॉल ऑप्शंस कब बाई करनी अच्छी रहती है, कब सेल करनी अच्छी होती हैं, वो बताऊंगा। डिफरेंट टाइप्स की जो स्ट्राइक प्राइस है उनकी कॉल ऑप्शंस में आप कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूँगा। और ये सब चीज़ें देखिएगा प्रैक्टिस करने से सीखेंगे। जब लाइव मार्केट के अंदर आप टेस्टिंग करेंगे, यानी कि एक बैक टेस्टिंग जब आप करेंगे तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो कम से कम अगर आप इसको पूरी चीज़ को सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीखना चाहेंगे तो जब भी आप इसको करेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कभी भी बड़े अमाउंट से नहीं करना, बहुत छोटी शुरुआत जो है करनी चाहिए। और फिर जो बाकी जो ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो कुल मिलाकर इसके अंदर मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। तो देखिएगा, कॉल ऑप्शंस जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है यानी कि जो वित्तीय लेन देन है, यानी कि जहाँ पर भी आपके पैसे का फर्क पड़ने वाला है। तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स है यानी कि दो पार्टी गिव द ऑप्शन बायर क्या दे रही है? गिव द ऑप्शन बायर द राइट किस चीज का? देखिएगा, जो ऑप्शन बायर के पास एक राइट आता है, राइट टू परचेज ए स्पेसिफाइड असेट्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। मैं बड़े आराम से बात करूं। ऑप्शन बायर के पास क्या होता है? एक निश्चित समय में एक निश्चित प्राइस पर असेट्स खरीदने का अधिकार होता है। तो निश्चित प्राइस हो गया, निश्चित समय हो गया, उसी में इसको जो है अधिकार मिलेगा। जो भी ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं।
तो जनरली एक्सचेंज के माध्यम से होता है। तो इनके अंदर जो फीचर्स होते हैं वो कमिटमेंट वाले होते हैं, यानी कि आपको उसमें फेलियर का डर नहीं है, यानी कि एक्सचेंज उसकी फुलफिल करा के आपको देगा। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन का कॉन्टेक्ट करते हैं तो जनरली हमने जो पिछले एग्जाम्पल में लेमैन लैंग्वेज में जो बात की थी वो हमने जनरल आम बोलचाल की भाषा में की थी। लेकिन जब भी आप किसी शेयर्स का, कमोडिटी का, गोल्ड का या किसी बॉन्ड का जब भी आप एग्रीमेंट करेंगे ऑप्शंस का, तो उसकी आपको कमिटमेंट एक्सचेंज के माध्यम से मिलेगी। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आपने ऑप्शन किसको बेची है या आपने ऑप्शंस किससे खरीदी है। तो कुल मिलाकर आपके पास एक राइट आ रहा है और आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो जो आपने प्रीमियम दिया उसका होगा। जैसे मैंने मकान वाले केस में आपको दिया था कि 5 लाख रुपए का आपने जो है कि प्रीमियम दिया और मकान की कीमत 3 करोड़ थी। अगर 3 करोड़ से नीचे तो आपको मैक्सिमम लॉस 5 करोड़ रुपए का है। अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है या जो प्लॉट या जो जिसका भी हमने एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप पूरा गेन लेंगे और केवल आपको 5 लाख रुपए ही जो है आपका स्ट्राइक प्राइस के 3 करोड़ के स्ट्राइक प्राइस पे जो आपने प्रीमियम दिया था 5 लाख, केवल वही आपका जो है एक्सपेंसेस है और बाकी जो डिफरेंस है प्राइस का वो आपका गेन है। लेकिन इसके साथ साथ किस तरीके से इनकी सेटलमेंट होती है वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है, और जो ऑप्शन का जो सेलर है वो उसके पास जो है ओब्लिगेशंस होती है। तो इसके पास केवल राइट्स होते हैं, ओब्लिगेशन नहीं होती है। और सबसे खास बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर होती हैं। एक स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे कि आप देखिएगा हमारे यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो इंडेक्स के अंदर मूवमेंट की वजह से जो ऑप्शंस के प्रॉफिट या लॉस होते हैं, मान लीजिए देखिएगा अभी बैंक निफ्टी 37,689 पर है, तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ 37,700 पे है। तो 37,700 पे जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी है, अब वहाँ से अगर आपको लगता है कि यार बजट में तेजी हो सकती है, बजट अच्छा आएगा, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ यार बजट में तेजी होगी, तो वो लोग 37,700 की कॉल खरीद सकते हैं कि भाई 37,700 से ऊपर जितना बाजार जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन 37,700 का जो राइट लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा जो कि प्रीमियम है। और बजट एक ऐसा इवेंट है जहां पर कि बहुत बड़े मूवमेंट हो सकती है। बजट अच्छा आ गया तो हो सकता है कि बाजार बहुत अच्छा चल जाए, बजट खराब हो गया तो हो सकता है कि बाजार बहुत गिर भी जाए। तो अगर आपका बुलिश स्टांस है तो आप खरीद सकते हैं कि हाँ कि भाई मैं इसको अभी 200, 400, 500 रुपये जो भी उसका प्रीमियम वो दे दूं, और मान लीजिएगा बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट चल जाए और मैं 500 रुपये का प्रीमियम दे दूं, तो भाई मेरे पास तो कितने रुपए आ जाएंगे, 500 रुपये दूंगा, 1500 पॉइंट चलेगा तो 1000 रुपये का मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने 500 रुपये प्रीमियम दिया तो आप, और बाजार 1500 पॉइंट चलता है तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन अब बाजार चलता ही नहीं है, बाजार उल्टा 2000 पॉइंट गिर जाता है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है दैट इज ओनली 500 रुपीज, अगर प्रीमियम 500 रुपये। तो ऑप्शन बायर का जो राइट है जो वो खरीदने का है, ओब्लिगेशन नहीं है। राइट टू बाय है, राइट टू बाय है, ओब्लिगेशन टू बाय नहीं है। भाई अगर प्राइस ऊपर हो गया तो भाई मेरे को, मैंने तो 37,700 में खरीदना था बाजार, और बाजार 1500 पॉइंट चल गया, तो भाई मुझे डिफरेंस पे कर दो। तो इंडेक्स के मामले में कैश में सेटलमेंट होती है, तो इसको कैश सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर यही शेयर्स के माध्यम में होता है तो वो इक्विटी सेटलमेंट है। लेकिन जो शेयर्स की ऑप्शंस हैं वो वीकली नहीं होती है, मंथली बेसिस पर होती है, यानी कि मंथ एंड पे होती है। तो ये जो है चर्चा हम धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो जो वीकली ऑप्शंस हैं वो इंडिया के अंदर भी केवल इंडेक्स के अंदर, यानी कि जैसे बैंक निफ्टी का इंडेक्स है या जो है हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल निफ्टी है उसका इंडेक्स है, और अभी एक मिड कैप का भी जो है एक्सचेंजेस ने अभी स्टार्ट किया इसी पिछले हफ्ते के दौरान। तो विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, अब जो स्पेसिफाइड पीरियड है, जैसे मैंने कहा स्पेसिफाइड प्राइस हो गया 37,700 मान लीजिए बैंक निफ्टी का। अब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड क्या हर हफ्ते होती है। तो मान लीजिएगा अगर अभी इसी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में जो थर्सडे होती है उसमें एक्सपायरी होती है। तो आज की तारीख से अगर हम देखें तो आज की तारीख है 30 और कल हो जाएगी 31। 1 तारीख को बजट है मंगलवार को, तो 2 तारीख को जो है बुधवार है, तो 3 तारीख की जो ऑप्शन होगी बृहस्पतिवार की, उस ऑप्शंस के प्राइस जो है वो स्पेसिफाइड पीरियड है 3 तारीख तक का। 3 के बाद क्या होगी? 7 दिन बाद 10 तारीख होगी, 10 के बाद क्या होगी? 17 तारीख होगी, 17 के बाद क्या होगी? 24 तारीख होगी। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन जो है हर 7 दिन के अंतराल के ऊपर, यानी कि हर थर्सडे को आपको इंडेक्स की ऑप्शंस मिल जाएंगी। लेकिन अगर शेयर्स के मामले में देखें, मान लीजिए HDFC बैंक के मामले में देखेंगे तो आपको केवल 24 तारीख की मिलेगी, यानी कि जो महीने के एंड का थर्सडे है। तो वहां पे तो आपके पास स्पेसिफाइड पीरियड है। अब स्पेसिफाइड की पीरियड क्या है? अगर आप HDFC बैंक के मामले में लेंगे तो आप 24 फरवरी तक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। अगर आपको उसके आगे लेना है तो आप
जो है मार्च का भी ले सकते हैं, मार्च एंड का भी, उसके बाद आप कहाँ का भी ले सकते हैं, अप्रैल का भी ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने ऑप्शंस के जो है ले सकते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑप्शंस के काफ़ी आगे पीरियड तक भी रहते हैं, लेकिन फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया था केवल 3 महीने के रहते हैं, जो सबसे पहली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। अब जो इंडेक्स के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जितना चलेगा, तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जो मूवमेंट होगी, तो जो प्राइस है वो तो 37,700 हो गया, और असेट्स जो है वो अंडरलाइंग असेट्स के जिसके बदलाव से होगा, तो अंडरलाइंग असेट्स हो गई बैंक निफ्टी। और अगर आप यही एचडीएफसी बैंक के मामले में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक हो गया, अगर बॉन्ड के मामले में देखेंगे तो बॉन्ड हो गया, अगर निफ्टी के इंडेक्स में देखेंगे तो निफ्टी का इंडेक्स हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि कॉल ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन के गिविंग राइट टू द ओनर, ओनर का मतलब है जो परचेज कर रहा है उसके पास तो राइट है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट। भाई वो कब खरीदेगा, जब ही खरीदेगा जब उसको सस्ती मिल रही है, या सॉरी तब बाजार में चीज महंगी हो गई है और उसको सस्ती मिल रही है। यानी कि जैसे मेरा एग्जांपल था, मतलब 37,700 का बाजार है और बाजार स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो है 1500 पॉइंट चल जाता है, तो आपको 37,700 में ही वो चीज़ मिल रही है और बाजार में 38,200 है, तो सॉरी 39,200 है, तो आपको तो अभी इसी प्राइस पे मिलेगी ना। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो सेलर को आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिएगा जो है बाजार 35,000 पे चला जाता बैंक निफ्टी, ये 34,000 पे चला जाता, तो क्या होता, फिर आपको थोड़ी ना पैसे मिलते फिर तो, क्योंकि आपने तो 37,700 पे खरीदने का राइट है, तो आपने जो मान लीजिएगा 500 रुपये प्रीमियम दिया वो आपकी जेब से चला जाता। अब ये तो बात आ गई समझ में। अब जितना टाइम पीरियड आगे होता है, जितना टाइम पीरियड आगे होता है उतना प्रीमियम ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ज़्यादा लंबे समय का लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। एक तरीके से आप क्या ले रहे हैं, एक लॉटरी की टिकट ले रहे हैं कि भाई अगर ये चल गया तो जितनी लंबे समय तक आपको बाजार चलने का मौका मिलेगा, तो अल्टीमेटली सेलर का रिस्क भी तो उतना ही ज़्यादा है। तो इसलिए वो जितना ज़्यादा लंबे दूर का पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना ही ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी क्या हो गई, अंडरलाइंग कोई भी असेट्स हो सकती है, वो इंडेक्स हो सकता है, शेयर का प्राइस हो सकता है, किसी बॉन्ड की वैल्यू हो सकती है, गोल्ड का प्राइस हो सकता है, क्रूड ऑयल का प्राइस हो सकता है। तो आप समझ गए वो अंडरलाइंग असेट्स है। स्पेसिफाइड अमाउंट टू बाय स्पेसिफाइड अमाउंट, और उसी अमाउंट में नहीं कि स्ट्राइक प्राइस पर कब तक खरीद रहे हैं, स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर। तो जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 तारीख तक का है तो आप 4 तारीख को शेयर का प्राइस बढ़ेगा या इंडेक्स 4 तारीख को बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट नहीं है। अगर आपको 4 तारीख का बेनिफिट लेना है तो आपको उससे आगे महीने की जो है ऑप्शंस खरीदनी पड़ेगी। अब देखिएगा स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज इन स्ट्राइक प्राइस। तो जो मैंने अभी आपको बोल भी दिया कि जो स्पेसिफाइड प्राइस है, यानी कि हमारे जो एग्जांपल जो भी मैंने बैंक निफ्टी का दिया है, तो उसमें जैसे 37,700 वो स्ट्राइक प्राइस है। अब 37,700 के ऊपर जाएगा तब आपको लेना है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, मुझे तो लगता है कि यार 37,700 जाएगा लेकिन इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा पैसे कम है तो आप 37 के बाद 38 भी ले सकते हैं। तो अगर 38,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल लेंगे तो वो थोड़ी सस्ती मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपने 300 पॉइंट तक की जो है एक रेंज छोड़ दी है। तो आपको 38,000 के ऊपर जब बाजार जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लगता नहीं है मेरे पास तो बहुत पैसे हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे की ले लेता हूँ, 37,000 की कॉल खरीद लेता हूँ, तो 37,000 की कॉल 37,700 की कॉल के मुकाबले में ज़्यादा होगी। मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको उनके प्राइजेस क्या चल रही करंट मार्केट में। तो अल्टीमेटली स्ट्राइक प्राइस भी आप समझ गए। स्पेसिफाइड टाइम मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऑप्शंस के अलग अलग टाइम है, और ये जो भी एक्सपायरी जो होती है, जो डेट आएगी लास्ट, उसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, यानी कि वो प्रोडक्ट तब एक्सपायर हो जाएगा, या जिसको मैच्योरिटी डेट बोलते हैं, टाइम टू मैच्योरिटी। अब जब भी आप कोई ऑप्शंस खरीदते हैं तो क्या पे करना पड़ता है, एक फीस देनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, यानी कि ऑप्शंस के बायर को क्या देनी पड़ेगी, प्रीमियम देनी पड़ेगी पर शेयर के हिसाब से। मान लीजिएगा बैंक निफ्टी का लोट है 25 का, तो आपको एक ऑप्शंस की वैल्यू मान लो 500 चल रही है, तो आप 25 × 500 देनी पड़ेगी। यानी कि ये जो भी ऑप्शंस होती हैं वो सिंगल नहीं होती, इसका एक लोट साइज होता है, उसकी एक नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं। तो जैसे निफ्टी के मामले में 50 है, बैंक निफ्टी में 25 है, या जो कुछ जो शेयर्स हैं उनमें 1000 शेयर्स का, जैसे अमरा राजा देखेंगे तो 1000 शेयर्स का लोट है, आप एक साइड में देखेंगे तो 3600 शेयर्स का इकट्ठा है। तो इस तरीके से आपको एक पूरे बंच को जो है, एक गुच्छे को आपको खरीदना पड़ेगा। दिस पर शेयर इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन लूज ऑन द कॉल ऑप्शंस। तो बायर जो है, यानी कि मान लीजिएगा मैं या आप खरीदते हैं तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या छोड़ सकते हैं, जो हमारा प्रीमियम है। यू कैन गो लॉन्ग
उन्हें कॉल ऑप्शंस। अगर आप लॉन्ग करते हैं यानी कि आप खरीदते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि आपने तेजी करी है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशंस कर ली। लेकिन जो बेचने वाला है जिसने कॉल बेची है उसको बोलते हैं कि कॉल उसने सेल कर दिया, यानी कि उसने कॉल को शॉर्ट कर दिया। जो बायर होता है, जो खरीदता है, जो कॉल को खरीदता है, जो लॉन्ग करता है, उसको ऑप्शन बायर बोलते हैं। जो कॉल को बेचता है उसको ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर बोलते हैं, कि भाई उसने राइट कर दिया, लिख दी कि भाई हाँ मैं तुम्हारे को एक प्रोमिस दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली प्रोमिस मिल किसको रहा है? ऑप्शंस के बायर को। और जो है प्रोमिस दे कौन रहा है? ऑप्शन का सेलर। तो कॉल ऑप्शंस के मामले में जो भी ऑप्शन सेलिंग करता है वो मंदी खेल रहा होता है, यानी कि उसको मंदी लगती है बाजार में, और जो कॉल ऑप्शन का बायर है उसको तेजी मिलती है। ऑप्शंस के बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर इंडेक्स और ऊपर चला जाएगा तो उसको वो सारे पैसे देने पड़ेंगे। ऑप्शन का बायर क्या है? अगर भाई सब बाजार गिर गया तो कॉल ऑप्शंस के बायर का क्या नुकसान है? जो उसने प्रीमियम दिया था जस्ट वो, उसके बाद तो कोई लॉस है नहीं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शंस के बायर का जो लॉस होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन ऑप्शन के सेलर का जो नुकसान होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं बाजार में वो काफ़ी प्रचलित भी हैं। लेकिन इससे कोई ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। मैं दोनों तरीके की जो है स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा कि बाय भी करना कभी भी अच्छा होता है, कभी कभी सेल करना भी अच्छा होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑप्शन सेलर है उसके पास एक एज होता है, यानी कि उसके पास एक एडवांटेज होता है, जो कि ऑप्शन सेलर के पास क्या एडवांटेज होता है, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले सीखते हैं कि चीज़ है क्या। देखिएगा, कॉल ऑप्शंस जो है परचेज की जा सकती है सट्टे के लिए, जैसा भी मैंने बताया आपको। अब दूसरा है, मुझे जैसे कि आप मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी के जो प्राइस हैं वो किससे मूव करते हैं बैंकों के जो शेयर्स हैं, और 5 जो दिग्गज बैंक हैं उनके शेयर्स मान लीजिएगा मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है कि यार बजट में बाई चांस यार ये प्राइस गिर गए तो थोड़ा बहुत गिर सकते हैं, और इन प्राइस पे भी मैं शेयर तो बेच सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है, मैं अगर इन प्राइस से बेचूंगा तो जो बाजार में भाव है वही मिलेगा, लेकिन इन सब इंडेक्स की जो वैल्यू है, जो शेयर्स मेरे पास हैं उनकी वैल्यू के हिसाब से मान लीजिएगा 7.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और 7.5 लाख के ही मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं अगर इनको बेचूं तो मुझे 7.5 लाख ही मिलेंगे। लेकिन ऑप्शंस के अंदर, यानी कि जो ऑप्शंस के अंदर है, जो खरीदना चाहता है कि भाई बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो मेरे शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तभी तो बैंक निफ्टी बढ़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बढ़े ना बढ़े, और मुझे ऑप्शन का सेलर बस 500 रुपये दे रहा है, तो 25 × 500, और मुझे बजट तक का इंतजार करना है, यानी कि थर्सडे तक का, 3 तारीख तक का। भाई बजट के बाद 2 दिन और है, तो 3 तारीख तक अगर ये मेरे प्राइस नहीं बढ़े तो 25 × 500 12,500 रुपये मेरी जेब में आ जाएंगे। और मैं अगर बढ़ गए शेयर प्राइस तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे शेयर्स में जो प्रॉफिट होगा उसको मैं बेचकर जो भी लॉस होगा उसको कंपनसेट कर दूंगा, और 12,500 मेरी जेब में आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हेजिंग के लिए खरीदा है। किसके लिए लिया है? हेजिंग के लिए। तो ये होता है तब जब आप कॉल ऑप्शंस को बेचते हैं। तो आपके पास या तो इंडेक्स है, और अगर इस के मामले में इंडेक्स की जगह मान ले तो मेरे पास HDFC बैंक का शेयर है, मेरे पास HDFC बैंक के मान लीजिएगा 550 शेयर, और 550 शेयर का ही लोट है कि भाई एक बार जब आप सौदा करेंगे। तो अब मेरे को लगता है कि यार HDFC बैंक बेचने की बजाय मैं HDFC बैंक की कॉल बेच दूं, लेकिन हफ्ते की वो कॉल होती नहीं है। मान लीजिए हफ्ते के एंड की जो कॉल है वो मैं बेच दूं। अभी देखिएगा HDFC बैंक का प्राइस मान लीजिए चल रहा है 1470 रुपये, तो मुझे लगता है कि यार 1500 तक के ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं जाके 1500 रुपये की कॉल प्राइस देखूंगा, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कि 20 रुपये, क्योंकि जो जिसको लगता है कि भाई 1600 हो जाएगा तो वो 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस में मुझे 20 रुपये देने के लिए तैयार, तो मैं 1500 रुपये की कॉल बेच दूंगा। अब मान लीजिएगा HDFC बैंक का शेयर 1500 जाता है, तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं है, 20 रुपये मेरे आ गए और 30 रुपये मेरे शेयर की कीमत बढ़ गई, और 1520 हो गया तो तब भी मुझे देखिएगा अभी तक कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 50 रुपये मेरे शेयर की कीमत बढ़ेगी और 20 रुपये तो मैंने ले ही रखे, तो मुझे अब लौटाने भी 20 रुपये ही है, क्योंकि जो 20 रुपये 1500 से ऊपर की कीमत होगी तो अभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 1520 के ऊपर जाएगा, मान लीजिएगा 1550 हो गया शेयर का भाव, तो क्या होगा? अब मुझे जिसने कॉल खरीदी है उसको 20 रुपये की जगह 50 रुपये देने पड़ेंगे, 20 रुपये की जगह क्या देने पड़ेंगे? 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे 30 रुपये का लॉस होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि शेयर्स मैंने रखे हुए हैं अपने पास तो मुझे नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है लोग जो है इसको हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और इस तरीके से जब शेयर्स खरीद के उसका बाद कॉल बेचने से ये होता है कि क्योंकि कॉल तो हर महीने बिकती रहेंगी, तो बहुत सारे लोगों का धंधा ही यही है कि पोर्टफोलियो रखते हैं और पोर्टफोलियो के सामने जो भी शेयर्स हैं उनकी कॉल बेचते रहते हैं। लेकिन उनको नुकसान उस पीरियड में होता है जिस पीरियड में शेयर्स बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनको प्रॉफिट कम होता है। तो एक तरीके से मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी बता दी, इसको हम बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। तो कॉल ऑप्शंस में बी परचेज्ड फॉर स्पेकुलेशन और सोल्ड
और इनकम पर्पस, और ये जो है स्ट्रेटेजी जो है लोग यूज़ कर रहे हैं। कॉल ऑप्शंस में ऑल्सो भी कंबाइंड फॉर यूज इन स्प्रेड और कम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा कि ये क्या होता है। और यू पे फीस फॉर परचेज ऑफ कॉल ऑप्शन कॉल्ड प्रीमियम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इफ अंडरलाइंग एसेट्स करंट मार्केट प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस ऑन द एक्सपायरेशन डेट, तो अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर प्राइस यानी कि जो भी हमने जिस रेट पर, एक तरीके से मैं थोड़ा आम बोलचाल की भाषा बोल दूंगा, जिस रेट पे हमने जुआ खेला था अगर उसके ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस के बायर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि उतने रुपए उसको मिल जाएंगे जितने भी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है। और अगर उसके नीचे होंगे तो उसका भैया प्रीमियम उसकी जेब से गया और कॉल ऑप्शंस के जो सेलर है उसके पैसे सारे बन गए। तो ऑप्शंस के बायर के एंगल से हमने बात कर ली तो आपको समझ में आ गई। और अगर शेयर का प्राइस बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस पे जाकर रुकेगा तो प्रीमियम जो है सेलर का हो गया और बायर को कुछ नहीं मिलेगा। तो बायर को तभी फायदा होगा कि जब जिस स्ट्राइक प्राइस की शेयर्स खरीदे गए हैं उसके ऊपर जितना प्रीमियम उसने पे किया उसके बाद बाजार चले। तो जब तक प्रीमियम तक है तो बाजार जो है पैसे जो है तभी प्रॉफिट होगा जब उसके प्रीमियम देने से ज़्यादा वैल्यू चले। और इसी में मैं आगे भी आपको जो है चर्चा करता रहूँगा। ये देखिएगा, मान लीजिएगा मैंने आपको 200 रुपये दिए, मतलब मैंने कॉल खरीदी 200 रुपये, और मान लीजिएगा 200 रुपये मैंने खरीदी, 6,000 रुपये का कोई शेयर था जिसकी मैंने ऑप्शंस ली, भाई 6,000 का असेट्स है और ये मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार रुपये हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने 200 रुपये दे दिए। तो अब जब मैंने 200 रुपये दिए तो मैं तो शुरू में माइनस हो गया, तो मैं जीरो से भी नीचे चला गया, यानी कि मेरे 200 रुपये का लॉस है। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो मान लीजिएगा 6,200 हो गया, तो जब 6,200 पे आएगा तो मेरा प्राइस अभी मैं ब्रेक इवन पे आया, यानी कि ना मेरा कोई प्रॉफिट है ना लॉस है। तो 6,200 के बाद जितना ऊपर शेयर का प्राइस जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो एक्सपायरी डेट पर जो है सेटलमेंट होती है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताता हूँ कि अगर शेयर का प्राइस थोड़ा सा जल्दी मूव करने लग जाता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, जितनी समय अंतराल जितना ज़्यादा बचेगा, और जैसे जैसे समय के नज़दीक पहुँचेंगे एक्सपायरेशन की डेट के पास ऑप्शंस के जो प्रीमियम वो कम होते लगते हैं। तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इंट्रेंसिंग वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू, जो मैं आगे चल के कभी वीडियो के अंदर ही आपको समझाऊंगा। बट अभी आप बस इंट्रेंसिंग वैल्यू समझिएगा, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंट्रेंसिंग वैल्यू होती है, यानी कि उसका जो बिल्कुल डिफरेंस है, जो प्राइस लिया और दिया उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको इंट्रेंसिंग वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिएगा जो 6,000 की असेट्स है और वो एक्सपायरी डेट पे 6,500 हो गई, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, क्योंकि 200 रुपये मैंने अपनी जेब से दिए थे और 500 रुपये कब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 200 मैं शुरू में दे चुका, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 300 रुपये ही है खाली, राइट। और अगर प्राइस हो जाता 6,800 रुपये तो क्या होता, मुझे 800 रुपये, 6,000 और 800 का डिफरेंस मिलता, 200 रुपये मैं शुरू में दे चुका, तो मेरा प्रॉफिट होता 600 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस बायर के पास जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अगर 7,000 रुपये प्राइस होगा तो मेरा और प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए अगर शेयर्स की जो कीमत है 6,000 से घटकर 4,000 हो जाती तो मेरा कोई नुकसान नहीं होता, मुझे तो केवल 200 रुपये कॉल ऑप्शंस के ही मैंने दिए। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शंस काम करती है। तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, ये जो आपके सामने चार्ट है, ये HDFC बैंक की जो इस महीने के एंड की, HDFC बैंक के इस महीने के एंड की ऑप्शंस के प्रीमियम है। तो आप देखिएगा, अगर आप कॉल खरीदेंगे तो अभी जो भाव है वो तकरीबन जो है 1,470 रुपये। देखिएगा जहाँ पे डार्क लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, ध्यान से समझिएगा, जो डार्क लाइन है, ये डार्क लाइन ये बता रही है कि शेयर का प्राइस इन प्राइस से ऊपर है, इन प्राइस से ऊपर है कॉल ऑप्शंस में। तो इसका मतलब है कि 1,460 रुपये से ऊपर है शेयर का भाव। तो अभी करंट भाव क्या है वो भी मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा, बट ये मुझे इस डार्क लाइन से पता चल गया कि शेयर का भाव 1,460 रुपये से ऊपर है, राइट। अब 1,460 रुपये पे अगर मुझे लगता है कि यार अभी जो है इस महीने इस शेयर का भाव 1,600 रुपये हो सकता है, तो मुझे सबसे अच्छा फायदा क्या है, मुझे 1,600 रुपये हो सकता है इसका भाव, तो मैं अगर एक लॉटरी की टिकट खरीद लूँ तो ऑप्शन का जो सेलर है वो कहता है जी मुझे 56 रुपये दे दो, 56.45, तो मैं आपको 1,460 रुपये का प्रॉमिस कर देता हूँ, मैं 1,460 रुपये पे आपको शेयर बेच दूंगा जब भी 24 तारीख आएगी। तो अब जब 24 तारीख आएगी तो मुझे 1,460 रुपये में शेयर मिलेगा, और उसके बदले में मैंने 56 रुपीज़ जो है ऑप्शन के सेलर को दे दिए। तो ऑप्शन सेलर ने तो शुरू में ही 56 रुपये अपनी जेब में डाल लिए पर शेयर। मान लीजिएगा 550 शेयर का लोट है, देखिएगा ये लोट साइज भी लिखे हुए हैं, 550 का लोट है, तो 550 इंटू 56 रुपये जो है मैं उसको दे दूंगा। तकरीबन 30,000 रुपये के आसपास ये अमाउंट बनता होगा, तो ये 30,000 रुपये मैं उसको दे दूंगा। और अब देखिएगा मैं 30,000 से ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा।
अब मान लीजिएगा इस शेयर्स का भाव हो गया 1600 रुपये एक्सपायरी डेट पे, और इवन मान लीजिएगा कल ही हो जाए या परसों ही हो जाए, ठीक है जी, या 10 दिन बाद हो जाए, तो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि टाइम वैल्यू है, तो जितनी जल्दी बढ़ेगा उतनी जल्दी इसके प्राइस बढ़ेगी। मान लीजिएगा अगर ये 1 महीने बाद होता है, मतलब 24 तारीख के बाद होता है, इस 1460 के ऊपर मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिएगा 1430 रुपये हो जाती है कल कीमत, जब बाजार खुलता है तो 1430 चला जाता है, तो इस 56 रुपये की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि मैंने जो 56 रुपये में खरीदी है चीज, उसमें ऊपर जाने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि वो 30 रुपये नीचे स्लिप हो गया। तो ऐसे केसेस में ये जो 56 रुपये की वैल्यू है मेरी धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। लेकिन फिर अगर 2-3 दिन बाद फिर 1460 रुपये आ गया, तो फिर दोबारा से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेगी ना, 56 रुपये नहीं आएगी। फिर भी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि टाइम अब कम हो गया, मतलब अगर 3 दिन और बीत गए तो ये 56 की जगह हो सकता है कि 45 रुपये आ जाए। तो इसका मतलब है कि जितनी जल्द नज़दीक आप एक्सपायरी के जाएंगे, ये प्रीमियम धीरे धीरे कम होते हैं। इसको बोलते हैं टाइम डिके, यानी कि जो टाइम की वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती रहती है, तो वो जो टाइम डिके की वैल्यू होती है। तो बहुत बार ऑप्शंस आपने खरीद ली और शेयर्स तेजी से चलता भी है, लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ है, तो तब आपको कॉल ऑप्शंस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होते। तो कॉल ऑप्शंस जो लंबी दूरी की हैं, अगर उनको खरीद के बैठते हैं और फिर बाजार चलता है, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। लेकिन जो बहुत नज़दीक की वैल्यूज़ होती हैं, उनमें जो है टाइम डिके का जो है खतरा ज़्यादा रहता है। और टाइम डिके जो है लंबे समय की जो कॉल्स खरीद रखी है, उनमें टाइम डिके धीरे धीरे करके होता है, बहुत जल्दी जो है मूवमेंट नहीं होती है उनमें। तो यहाँ पर वो मैं बाद में बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है, वो सब चीज़ें जो है, कुछ और चीज़ें हैं जो उनमें जो टर्म्स यूज़ होंगी, बट एक एक करके हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस वीडियो के अंदर मैं अभी आगे आपको जो है आगे लेके चलूँगा। तो अभी जो है मैं ये कहूँगा कि अभी आप इस वीडियो को जो है यहीं पे देखिएगा, क्योंकि 26 मिनट की वीडियो हो गई है। इसी का अगला पार्ट भी जो है मैं अभी आपको 1 या 2 दिन में देने की कोशिश करूँगा, और हो सकता है कि मैं आज भी आपको दे दूँ अगर टाइम होगा तो। वीडियो यहीं पे देखिएगा अभी, तो कॉल ऑप्शंस और समझिएगा और पढ़ भी सकते हैं, और शेयर्स की कॉल ऑप्शंस निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।